2014 के मार्च में WWE नेटवर्क के शुरू होने से पहले तक पे पर व्यू से होने वाली कमाई WWE के बिजनेस की नींव थी। पे पर व्यू पर अच्छा होने का इतना दबाव होने के कारण तब काफी बुरा होता है जब एक खराब परफॉर्म करे या इससे भी बुरा एकदम ही फ्लॉप हो जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है, इतनी बार कि शायद WWE से खुद ना याद रखना चाहे। और कभी कभी इसके बड़े नुकसान भी हुए हैं, जैसे किसी शो के हमेशा के लिए बंद हो जाने से लेकर एक पूरी की पूरी ब्रांड के भविष्य पर सवाल उठने तक। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 लोवेस्ट पे पर व्यू बाय रेट्स। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आप ये बात जान लीजिए कि हम इसमें किसी भी 2 घंटे के इन योर हाउस इवेंट्स को शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये लिस्ट उन्हीं से भर जाएगी, और ना ही WWE के पे पर व्यू की शुरुआत में हुए द रेसलिंग क्लासिक को, क्योंकि वो सही नहीं होगा। ये जानते हुए कि ये सबसे पहला था और उसके आने वाले कुछ ही सालों में पे पर व्यू की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। सिर्फ लगभग 3 घंटे के पे पर व्यू शोज ही शामिल होंगे। धन्यवाद। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नंबर्स यहाँ बताए जाएंगे वो असल नंबर के आसपास होंगे, जो कि हमें अलग अलग सम्मानित सोर्सेस से मिले हैं। शुरू करते हैं। नंबर 10, समर स्लैम 1996, 157,000 बाइज। 4 बड़े ओरिजिनल पे पर व्यू में से किसी एक को इस लिस्ट में देखकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन 1996 में यही WWE की सच्चाई थी, क्योंकि वो इस समय थोड़ा नीचे ही जा रहे थे। समर स्लैम PPV 1996 में 1,57,000 बार खरीदा गया, जो कि पिछले साल के 2,05,000 PPV की खरीद के सामने एक बड़ी गिरावट थी, और 1994 के 3 लाख के आंकड़े से तो काफी दूर थी। तो ऐसा क्या बदल गया? तो उस समय WCW को लगातार सफलता मिल रही थी और ज्यादा से ज्यादा फैंस उन्हें देख रहे थे, और साथ ही 2,50,000 फैंस ने उसके पिछले महीने में हुए बैश एट द बीच की PPV खरीद ली थी, जिसमें हल्क होगन हील बनकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो गए, और इससे WCW के बिजनेस को और आगे बढ़ाया। और अगर समर स्लैम की बात की जाए तो भले ही ये कोई शानदार शो नहीं था, लेकिन ये कोई बेकार शो भी नहीं था। अंडरटेकर और मैनकाइंड के बीच बॉयलर रूम में हुई लड़ाई बेशक कुछ नई चीज थी, जिसके साथ ही पॉल बेयरर का हील में बदलना सच में एक शानदार पल था। शायद इसका इल्जाम मेन इवेंट पर जाना चाहिए, जिसमें शॉन माइकल्स ने अपना WWE टाइटल वेडर के खिलाफ बचा लिया था। द हार्ट ब्रेक किट का समय ज्यादा शानदार नहीं था और द मास्टर डॉन उस जगह के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं किए गए थे। शायद इसी कारण से उस रात हुए इस शानदार मैच में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। नंबर 9, साइबर संडे 2008, 153,000 बाइज। WWE की इंटरैक्टिव पे पर व्यू मार्केट में शुरुआत हुई 2004 के टैबू ट्यूसडे से। ये एक बड़ा प्रयोग था, ना सिर्फ इसलिए कि फैंस टाइटल चैलेंजेस और मैच की शर्त जैसी और भी चीजों को चुन सकते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये हमेशा की तरह संडे की जगह हफ्ते के दूसरे दिन में ही होता था। उस इवेंट की PPV का 1,74,000 बार बिकना उतना ही निराशाजनक था जितना निराशाजनक उसके अगले साल भी इतना ही बार बिकना था। WWE ने इस फॉर्मेट को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन इसे संडे के दिन कर दिया, और इस तरह से साइबर संडे का जन्म हुआ। ये शो संडे को करने के फैसले ने जाहिर तौर पे मदद की। 2006 के शो के PPV की 2,28,000 बार खरीद हुई, जो कि 2007 में गिरकर 1,94,000 रह गई, लेकिन फिर भी दोनों ही टैबू ट्यूसडे शो से अच्छे रहे। ये कॉन्सेप्ट 2008 में अचानक ही रुक गया, जब साइबर संडे PPV को मात्र 1,53,000 बार ही बेचा जा सका, जो कि पिछले साल से पूरे 41,000 कम था, वो भी 3 बड़े बड़े सिंगल मैचेस के साथ भी, जिसमें बिग शो वर्सेस अंडरटेकर, ट्रिपल एच जो कि अपने WWE टाइटल को या तो जेफ हार्डी और व्लादिमीर कोजलोव से या उन दोनों से एक ट्रिपल थ्रेट मैच में बचाने वाले थे, और क्रिस जेरिको जो अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल दांव पे लगा रहे थे बटिस्टा के खिलाफ। पर फैंस को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। 2009 में साइबर संडे की जगह ब्रैगिंग राइट्स ने ले ली, जिसने काफी कम 1,81,000 PPV बेची। नंबर 8 पर टाई हो गया है, जिसमें पहला है किंग ऑफ द रिंग 1995 में 150,000 बाइज। हमें एक टाई मिली है क्योंकि 2 WWE इवेंट्स जिनमें लगभग 3 साल का गैप था, दोनों में 1,50,000 PPV खरीदे गए। हम शुरुआत किंग ऑफ द रिंग 1995 से करेंगे, क्योंकि मैं इस शो के बारे में जल्दी से बात करके खत्म करना चाहता हूँ, ताकि मुझे इसके बारे में पूरी जिंदगी में कभी बात ना करनी पड़े। अगर आपको इससे कोई समस्या ना हो तो हाँ ठीक है, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन इस शो के बारे में बात करना सच में एक सजा है। इस पे पर व्यू का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से बकवास मैचेस से भरा हुआ था, और इससे भी ज्यादा बुरा था इसका अंत, जहाँ किंग मेबल का बहुत ही बुरा राज तिलक किया गया।
इसका मेन इवेंट था एक टैग मैच जिसमें डीजल और बैम बैम बिगलो को टोटोनका और साइको सिड के खिलाफ खड़ा किया था, जो कि एक हाउस शो के बेकार मैचेस से भी ज्यादा बेकार था और ऐसा मैच मेन इवेंट नहीं होना चाहिए था, खासतौर पे एक ऐसे शो में जो कि बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता था। WWE 1995 में क्रिएटिविटी की भारी कमी से जूझ रहा था और बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन चीजें कितनी भी बुरी हो रही हो, ये शो उनके उतावलेपन का नतीजा था। मैं समझ सकता हूँ कि किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई जब ये शो खुशकिस्मती से 11 मिनट पहले ही खत्म हो गया, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने पैसे वापस मांगने के बारे में जरूर सोचा होगा जब वो किंग मेबल के सदमे से बाहर आए होंगे। नंबर 8 पर दूसरा शो है नो वे आउट 1998 150,000 बाइज। वैसे देखा जाए तो ये शो इन योर हाउस के तहत हुआ था, लेकिन ये 2 घंटे का छोटा स्पेशल शो नहीं था बल्कि पूरे 3 घंटे का पेपर व्यू था। इन योर हाउस वाला प्रयोग इसके पिछले साल ही जुलाई में कैनेडियन स्टैम्पीड के साथ खत्म हो चुका था, जो कि सस्ता और कम समय चलने वाला आखिरी शो था। नो वे आउट 1998 तभी आया जब WWE ने मंडे नाइट वॉर्स में फैंस को लाने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आगे ले जा रहे थे और माइक टायसन का होना कंपनी को काफी ज्यादा पब्लिसिटी भी दिला रहा था। रॉयल रंबल के 3,51,000 पीपीवी खरीद और रेसलमेनिया 14 के 7,30,000 पीपीवी खरीद के बीच दबकर नो वे आउट ने मात्र 1,50,000 बार ही अपनी पीपीवी बेची। नॉन सैंक्शन 8 मैन टैग टीम का मेन इवेंट मैच साफ तौर पे ज्यादा लोगों को नहीं आकर्षित कर सका। साथ ही जिन फैंस ने शो का टिकट खरीदा था उन्हें भी काफी ठगा हुआ महसूस हुआ जब सेवियो वेगा ने चोटिल शॉन माइकल्स की जगह परफॉर्म किया। बाकी सारे मैचेस भी कुछ खास नहीं थे और साफ तौर पे फैंस को ये भरोसा था कि वो इस शो को रेसलमेनिया के लिए छोड़ सकते हैं। नंबर 6 ओवर द लिमिट 2011 142,000 बाइज। ओवर द लिमिट को पे पर व्यू के तौर पे 2010 में पुराने मेन इवेंट जजमेंट डे की जगह लाया गया था, जो कि साल 2000 से चला आ रहा था। पहला ओवर द लिमिट, जो कि जॉन सीना के अपने WWE टाइटल को बैटिस्टा के खिलाफ एक आई क्विट मैच में बचाने के लिए जाना जाता है, इस शो ने एक सम्मानजनक 1,97,000 बार पे पर व्यू बेची थी, भले ही वो पिछले साल हुए जजमेंट डे के 2,28,000 पीपीवी की खरीद से कम थी। 2010 का शो किसी भी तरह से एक अच्छा शो नहीं था, जिसे खास तौर पे इसमें कई बड़े बड़े स्टार्स को लगी चोटों के लिए याद किया जाता है, जैसे कि बिग डेव, बिग मैट जॉन, बिग सीएम पंक, बिग रैंडी ऑर्टन और बिग टेड डिबियासी जूनियर। लेकिन ये सब WWE को अगले साल भी ओवर द लिमिट करवाने से नहीं रोक सका, जिसमें फिर से सीना ने अपना WWE टाइटल एक आई क्विट मैच में बचाया, लेकिन इस बार द मिज के खिलाफ। नतीजे अपनी सच्चाई खुद बता देते हैं और 1,42,000 बार पे पर व्यू बिकना साफ दिखता है कि दर्शक बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। सच पूछे तो बाकी के मैचेस भी काफी कमजोर थे और सिर्फ ऑर्टन और क्रिश्चियन के वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच में लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट था। चावो गुरेरो वर्सेस सिन कारा और जेरी लॉलर वर्सेस माइकल कोल के स्मैश फुट मैच जैसे मैचेस सिर्फ और सिर्फ टाइम पास थे। नंबर 5 ब्रैगिंग राइट्स 2010 137,000 बाइज। जैसा कि मैंने पहले बताया कि WWE ने इंटरैक्टिव साइबर संडे को हटा दिया और उसकी जगह ब्रैगिंग राइट्स को लेकर आया, एक ऐसा शो जो कि 2 ब्रांड्स के बीच में ताकत दिखाने की लड़ाई के लिए बना था। और इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है कि ब्रांड की लड़ाई WWE की ही 2 ब्रांड्स के बीच हो, वैसे लगभग हर चीज ही। हालांकि WWE के पैसा देने वाले दर्शक रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के लिए ज्यादा उतावले नहीं थे, क्योंकि उस समय तक दोनों ब्रांड्स के बीच की दूरी वैसे भी काफी हद तक खत्म हो चुकी थी। 2009 के इवेंट ने 1,81,000 पीपीवी बेचे, जो कि बुरा था, लेकिन पे पर व्यू के मार्केट में एक नए शो के हिसाब से उतना बुरा नहीं। हालांकि 2010 में 44,000 की गिरावट ने टाइटन टावर्स में खतरे की घंटी बजा दी थी, क्योंकि इसके बाद अगले ही साल ब्रैगिंग राइट्स को हटाकर उसकी जगह वेंजेंस को लाया गया। ये एक ऐसा इवेंट था जो कि पहले भी 2001 से 2007 तक चला था, जहां 2009 का ब्रैगिंग राइट्स एक बहुत ही शानदार शो था, वहीं 2010 का वर्जन फ्लॉप होने का ही हकदार था। जॉन सीना और नेक्सस का पूरा ड्रामा और अंडरटेकर और केन की वही पुरानी लड़ाई ने WWE में उस समय क्रिएटिविटी की भारी कमी को दुनिया के सामने रख दिया। ये देखते हुए कि उस वीकेंड पर इसका सामना केन वेलास्कस और ब्रॉक लेसनर के बीच शनिवार को UFC टाइटल के लिए लड़ाई और एक NFL गेम जो कि NFC नॉर्थ राइवल्स द मिनेसोटा वाइकिंग्स और ग्रीन बे पैकर्स के बीच संडे को होना था, ब्रैगिंग राइट्स के लिए अपनी जगह बना पाना मुश्किल ही था। नंबर 4 वेंजेंस 2011 121,000 बाइज। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? जी हाँ, जिस इवेंट ने 2011 में ब्रैगिंग राइट्स की जगह ली थी, वेंजेंस, असल में उसने 2010 में बने उस सबसे निचले स्तर को भी पार कर दिया और सिर्फ 1,20,000 टिकट्स ही बेच सका। 2001 से 2007 के बीच वेंजेंस पे पर व्यू की सबसे कम टिकट 2004 में बिकी थी, 2,40,000।
और इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा तब हुआ था जब WWE ने 3 पेपर व्यूज एक ही महीने में करवाए थे, जिसमें सबसे आखिर वेंजेंस था। अब यहाँ क्या बहाना था? तो WWE के पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि भले ही टाइम बदल रहा था और कंपनी कम से कम अपने खुद के स्ट्रीमिंग सर्विस के बारे में सोच तो रही थी, लेकिन सच्चाई यही थी कि WWE के शोज कुछ खास नहीं दिखा रहे थे, जिससे कि घर बैठे लोग अपने पैसे देकर उसे देखने को मजबूर हो जाएं। WWE को सीख मिल गई थी और उन्होंने 2012 में वेंजेंस को हटा दिया और अक्टूबर के महीने में सिर्फ एक ही पे पर व्यू रखा। नंबर 3, डी जनरेशन एक्स 120,000 बाइज। एक ऐसा इन योर हाउस इवेंट जो कि एक बार फिर से सिर्फ नाम के लिए इन योर हाउस था और बाकी पूरी तरह से पे पर व्यू इवेंट ही था। 1997 की बदनाम सर्वाइवर सीरीज के बाद के पहले ऑर्डर ओनली इवेंट में WWE ने इस विवाद से पैसे कमाने की कोशिश की और शो का नाम उस विवाद में सेंटर पर रहे ग्रुप के नाम पर ही रख दिया। हालांकि WWE बिजनेस के लिहाज से आगे सुधार देखने वाला था, लेकिन आप इन रिजल्ट्स को देखकर इस बात का अंदाजा कतई नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इस पे पर व्यू में मात्र 1,20,000 टिकट ही बिके। ये ऐसे आंकड़े हैं जो कि ज्यादातर 2 घंटे के इन योर हाउस स्पेशल पहले से ही कर रहे थे। हिटमैन के बाहर होने, स्टीव ऑस्टिन अपनी गर्दन की चोट के कारण बाहर होने और द अंडरटेकर के उस साल पहले से ही कई पे पर व्यू में होने के कारण WWE के पास सिर्फ केन शेमरॉक ही एक विरोधी के तौर पे बचे थे, जिन्हें WWE चैंपियन शॉन माइकल्स के सामने लाया जा सकता था। ये कोई अच्छा मैच नहीं था। डिस्क्वालिफिकेशन ने और भी ज्यादा निराश किया। भले ही ओवन हार्ट की चौंका देने वाली वापसी ने उस शो को एक अच्छे पल के साथ खत्म किया। बाकी सारे मैचेस भी कुछ खास नहीं थे और पहले से बुरे मैच खेलते हुए और भी ज्यादा बुरे हो गए। साथ ही और फिनिशेस भी उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए। नंबर 2, बैटल ग्राउंड 2013 119,000 बाइज। हम अब हमेशा के पे पर व्यू मॉडल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और WWE अपने WWE नेटवर्क को 6 महीने बाद लेकर आ रहा है। यहाँ तक कि WWE अपनी उस समय की घटती कमाई को देखने के बाद भी 2013 के बैटल ग्राउंड की 1,19,000 बार PPV का बिकना पक्के तौर पे काफी लोगों का दिमाग चकरा दे रहा होगा। एक बार फिर से काफी हद तक ये नुकसान WWE के अक्टूबर महीने में 2 पे पर व्यू प्रमोट करने के कारण ही हुआ था, जिसमें काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला हेल इन अ सेल सिर्फ 3 हफ्तों बाद ही था। साल के सबसे बुरे पे पर व्यूज में से एक बैटल ग्राउंड ने उन लोगों को भी काफी निराश किया जो कि सच में इसके लिए पैसा देना चाहते थे। रोड्स ब्रदर्स की शील्ड, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस पर अच्छा महसूस कराने वाली जीत ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने लोगों को खुश किया और एल्बर्टो डेल रियो और रॉब वैन डैम के बीच खेला गया एक वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हार्डकोर मैच भी लोगों ने एंजॉय किया। बाकी का शो बोरिंग और दर्दनाक ही रहा और इसे और भी ज्यादा बुरा बनाया WWE टाइटल के लिए खेले गए मेन इवेंट ने, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया क्योंकि रैंडी ऑर्टन और डैनियल ब्रायन का मैच अमान्य घोषित होकर खत्म हो गया। शो खत्म होते हुए बिग शो का हैरान चेहरा दिखता रहा और अगले दिन रॉ देखने के लिए याद दिलाता रहा। नंबर 1, December to Dismember 90,000 बाइज। WWE ये देखकर जोश से भरा हुआ था और शायद हैरान भी था कि ECW के पहले 2 वन नाइट स्टैंड पे पर व्यू ने कितने टिकट्स बेचे। 2005 के शो ने 3,40,000, वहीं 2006 के शो ने 3,04,000 पे पर व्यू बेचे और इन दोनों आंकड़ों ने विंस मैकमैन को ठीक ठाक कारण दे दिया कि वो उन गर्मियों के लिए फुल ऑन एक्सट्रीम रीबूट को हरी झंडी दे दें। यह एक्सपेरिमेंट शुरू होने के 6 महीने बाद और इसके काफी अच्छा परफॉर्म करने के बाद WWE ने पहला ECW एक्सक्लूसिव पे पर व्यू पेश किया, जो था डिसम्बर टू डिसमेंबर। बस फर्क इतना था कि ये ECW एक्सक्लूसिव था ही नहीं, क्योंकि इस पर एक मैच में हार्डी ब्रदर्स थे, वो भी उन 2 मैचेस में जो कि शो से पहले एडवर्टाइज किए गए थे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 मैच। मैट और जेफ का ओपनिंग मैच M&M के साथ, जो कि ECW के नहीं है, और बिग शो के ECW टाइटल के लिए हुआ एक्सट्रीम एलिमिनेशन चैम्बर मैच के ही 2 ऐसे मैच थे जो पक्के तौर पे उस दिन इवेंट शुरू होने से पहले तय थे। इसके साथ WWE ने साफ तौर पे एक अपमानजनक मिड कार्ड भी चिपका दिया। ये तब तक का सबसे आलसी और सबसे घटिया पे पर व्यू था जो कि WWE ने करवाया था, जिसके बाद हताश हो चुके पॉल हेमन ने कंपनी छोड़ दी, वो भी 90,000 टिकट्स बिकने का डरावना आंकड़ा, जिसमें 55,000 डोमेस्टिक PPV खरीद थी सामने आने से पहले ही। इसमें हैरानी नहीं हुई कि इतनी बुरी तरह फेल होने के बाद WWE ने ECW के तहत दूसरा पे पर व्यू नहीं करवाया।